फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 90 है और इससे पहले हम 89 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति का संबंध है। तो भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध तो ये है मत्स्य पालन से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्य पालन का संबंध नीली क्रांति से है। फिर बात करें नीली क्रांति के जनक कौन है? नीली क्रांति के जनक, तो नीली क्रांति के जनक हैं हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन यह नीली क्रांति के जनक हैं। ओके, और नीली क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? नीली क्रांति की शुरुआत तो ये हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय इसकी शुरुआत हुई थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी? तो ये चली थी 1985 से 1990 की तक ये चली थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, फिर अब हम बात करें कृषि, तो यह किस क्रांति से संबंधित है? तो कृषि ये हरित क्रांति से संबंधित है। ओके, हरित क्रांति से संबंधित है कृषि। और हरित क्रांति के जनक कौन हैं भारत के? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत कब की थी? तो ये की थी 1960 के दशक में। ठीक है, 1960 के दशक में इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अगर बात करें विश्व में हरित क्रांति के जनक, ठीक है ना, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग यह विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। और इन्हें 1970 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 1970 में। ओके, नॉर्मन बोरलॉग को। ओके, फिर बात करें रेशम उत्पादन, तो रेशम उत्पादन यह किस क्रांति से संबंधित है? तो यह संबंधित है सिल्वर क्रांति से। ओके, सिल्वर क्रांति से संबंधित है रेशम उत्पादन। फिर अब हम बात करें दूध उत्पादन, यह किस क्रांति से संबंधित है? तो यह संबंधित है श्वेत क्रांति से। ठीक है, श्वेत क्रांति से यह संबंधित है दूध उत्पादन। और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक, तो श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन यह श्वेत क्रांति के जनक थे। ओके, डॉक्टर वर्गीस कुरियन यह श्वेत क्रांति के जनक थे। और इन्होंने अमूल की स्थापना की थी। ठीक है ना, इन्होंने अमूल की स्थापना की थी त्रिभुवन दास के साथ मिलकर। ठीक है ना, त्रिभुवन दास पटेल के साथ मिलकर डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल की स्थापना की थी। ठीक है ना, तो अमूल का फुल फॉर्म क्या है? तो अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है ना, अमूल का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है आनंद, गुजरात में। ओके, आनंद गुजरात में श्वेत क्रांति की अमूल की स्थापना हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो इनमें से किसने कभी भी आईएनसी की अध्यक्षता नहीं की? सबसे पहले हम बात करें सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू यह आईएनसी की अध्यक्ष थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ओके, 1925 में कानपुर अधिवेशन में यह आईएनसी की अध्यक्ष थी। फिर बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी यह 1895 में पूना अधिवेशन में अध्यक्ष थे और 1902 में अहमदाबाद अधिवेशन में ये अध्यक्ष थे। ठीक है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यह कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। ओके, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। ओके, बाबा साहेब के नाम से इन्हें जाना जाता है और यह भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है ना, भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को। और यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, प्रारूप समिति के यह अध्यक्ष थे और बी आर अम्बेडकर यह भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है ना, भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, फिर बात करें दादा भाई नौरोजी। तो ये आईएनसी के अध्यक्ष कब बने? तो यह बने थे 1886 में कलकत्ता में। ये 3 बार अध्यक्षता की थी। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की थी आईएनसी की, 1886 में, फिर 1893 में लाहौर में, फिर 1906 में कलकत्ता में। ठीक है, तो ये 3 बार अध्यक्ष रहे हैं आईएनसी के दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। और इनकी फेमस पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह इनकी पुस्तक थी दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ओके, चलिए नेक्स्ट है डैश शहर में जंतर मंतर नहीं है। तो किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो सबसे पहले बात करें कहाँ कहाँ पर है। तो जयपुर में, वाराणसी और उज्जैन में है, दिल्ली में है, ओके, और इंदौर में नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदौर में जंतर मंतर नहीं है। तो जंतर मंतर 5 जगहों पे था। ठीक है ना, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली और मथुरा में। लेकिन मथुरा के जंतर मंतर को 1857 के पहले से नष्ट कर दिया गया था। ठीक है ना, मथुरा के जंतर मंतर को। तो अब सिर्फ 4 जगह पर जंतर मंतर है, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और दिल्ली में। और जंतर मंतर यह किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर बनवाए थे। ओके, नेक्स्ट है किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था? तो इनमें से किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता था चित्तरंजन दास को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता था। ओके, पर अब हम बात करें यहाँ पे अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और यह गरम दल के नेता थे। फिर बात करें हम गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है ना, महात्मा गांधी के राजनीतिक
गुरु थे और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर बात करें हम बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, लोकमान्य तिलक के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ओके, होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने, और इन्होंने 2 पत्रिकाएं भी चलवाई थी। ठीक है ना, इन्होंने पत्रिकाएं चलवाई थी, जो थी केसरी, जो कि मराठी भाषा में थी, और मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है, तो इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी, केसरी और मराठा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए नेक्स्ट है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को डैश कहा जाता था। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को कहा जाता था विश्लेषणात्मक इंजन, एनालिटिकल इंजन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनालिटिकल इंजन कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट है, एक माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। तो एक माइक्रोफोन परिवर्तित करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर ऑप्शन डी, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो इनमें से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो ये है राज्य का मुख्यमंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य का मुख्यमंत्री भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से कौन सी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र हर वर्ष बसंत ऋतु में बनता है। तो ओजोन छिद्र हर वर्ष बसंत ऋतु में बनता है अंटार्कटिका में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के साथ साथ इसके प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों पर वस्तुपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सा संगठन है। तो ये है जलवायु परिवर्तन और अंतर सरकारी पैनल। राइट आंसर ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। यह संगठन जलवायु परिवर्तन के साथ साथ इसके प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों पर वस्तुपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट है, अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 किसने जीता। तो अग्रणी भूमिका यानी पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 किसने जीता। तो यह जीता था रणवीर सिंह ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रणवीर सिंह ने। और इन्होंने अपनी फिल्म गली बॉय के लिए, ठीक है ना, गली बॉय फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट अभिनेता का 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। ओके, नेक्स्ट है, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर निम्न द्वारा तय की जाती है। तो भारत में बचत बैंक के खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर यह किसके द्वारा तय की जाती है। तो ये की जाती है संबंधित बैंक के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संबंधित बैंक। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जिसका उपयोग खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, संभालने और उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम, तो उस रोबोट का नाम है दक्ष। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्ष। नेक्स्ट है,
पंजाब में डैश को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। तो पंजाब में किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था अमृतसर को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमृतसर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसे सिखों के चौथे गुरु रामदास द्वारा बसाया गया था। ठीक है ना, सिखों के चौथे गुरु रामदास द्वारा इसे बसाया गया था। ओके, नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डैश पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डैश पर आधारित है, तो यह है परमाणु संख्या पर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, परमाणु संख्या पर यह आधारित है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे 1982 में समुद्री संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो किसे 1982 में समुद्री संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ये किया गया है कच्छ की खाड़ी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? तो इनमें से कौन सी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? तो ये है पिंटरेस्ट। ठीक है ना, पिंटरेस्ट यह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आदि ग्रंथ किस समुदाय की पवित्र पुस्तक है? तो आदि ग्रंथ यह किस समुदाय की पवित्र पुस्तक है? तो यह है सिख समुदाय की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिख समुदाय की प्रसिद्ध पवित्र पुस्तक है आदि ग्रंथ। ओके, नेक्स्ट है भारत का कौन सा शहर प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी महोत्सव मनाता है? तो भारत का कौन सा शहर है जो प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी महोत्सव मनाता है? तो ये है जयपुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर। नेक्स्ट है डैश को कश्मीर के केसर शहर के रूप में जाना जाता है। तो कश्मीर के केसर शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पंपोर को। राइट आंसर ऑप्शन बी, पंपोर को कश्मीर के केसर शहर के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है डैश का तात्पर्य उन अनचाहे वाणिज्यिक ईमेल से है जो इंटरनेट पे बहुतायत में आते हैं। तो इनमें से किसका तात्पर्य अनचाहे वाणिज्यिक ईमेल से है जो इंटरनेट पर बहुतायत आते हैं? तो ये है स्पैम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पैम का तात्पर्य है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर एक विशिष्ट गंध वाली हरे पीले रंग की गैस है? तो इनमें से कौन सी गैस है कौन सा तत्व है जो कमरे के तापमान पर एक विशिष्ट गंध वाली हरे पीले रंग की गैस है? तो ये है क्लोरीन। राइट आंसर ऑप्शन ए, क्लोरीन। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष यह किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो ये है बाल टीकाकरण से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाल टीकाकरण से। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हस्तियों के योगदान को मान्यता देने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और यह सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और यह पुरस्कार दादा साहेब के नाम पर रखा गया है। दादा साहेब की पहली फिल्म कौन थी? तो इनकी पहली फिल्म 1913 में आई थी, जो कि एक मूक फिल्म थी। ठीक ना, मूक फिल्म थी। और ये फिल्म कौन सी थी? तो ये थी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र ये इनकी पहली मूक फिल्म थी जो कि 1913 में आई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने डैश को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है
25 जनवरी को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है भारत सरकार ने। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।